जब मजलिस का विधायक खड़ा होगा तो आपके हक हकूक़ की आवाज़ सदन में गूंजेगी। प्रत्याशी बेशक मैं ज़रूर हूँ, लेकिन लड़ ओवैसी साहब नहीं। अगर मुझे वोट देंगे तो ओवैसी साहब के हाथ मजबूत होंगे। और नहीं बोला तो वो मेरे नकीब मिल्लत, मेरे सदर, मरकज़ी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बोले, और उन्हें पूरी दुनिया ने सुना। आदाब, नमस्कार। जनसोच देख रहे हैं आप, और जनसोच लगातार से उत्तर प्रदेश में विधानसभा इलेक्शन कवर कर रहा है। लोगों से जानता है कि इस बार उत्तर प्रदेश में किसी सरकार आने वाली है, किसे अपना नेता बनाएंगे और आखिर किन किन मुद्दों पर नेता बनाएंगे। इन बातों को हम पब्लिक से जानते हैं कि पब्लिक किसे चुनेगी। उसके बाद में हम पार्टी के लोगों से जानते हैं कि आखिर पार्टी के लोग जो मतलब जिम्मेदार लोग होते हैं, कैंडिडेट होते हैं, जिला अध्यक्ष होते हैं, उनसे जानते हैं कि इस बार आपकी पार्टी किस स्तर पर खड़ी है और कितनी सीटें आप लोग जीत करके विधानसभा जाने वाले हैं, या फिर कोई और मामला आपके बीच में चल रहा है। तो आज हम बात करने के लिए आए हुए हैं विधानसभा 27 है, मुरादाबाद की, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा मंडल कहा जाता है, और AIMIM के जिला अध्यक्ष और कैंडिडेट AIMIM के हमारे साथ हैं मोहित फरगानी साहब, एडवोकेट मोहित फरगानी साहब, जो कि हम उनसे बात करना शुरू करेंगे कि आखिर इस विधानसभा से आपके लड़ने का क्या माहौल है, कैसा माहौल है, और आखिर आप इस विधानसभा में क्यों आ रहे हैं। क्योंकि ये समाजवादी की कई बार से लगातार जीतते हुए आ रहे हैं। समाजवादी की कहें तो पुश्तैनी सीट हम कह सकते हैं, लेकिन इस बार मोहित फरगानी साहब टक्कर देने के लिए आ रहे हैं। अब आखिर क्या होने वाला है 2022 में, हम जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका एडवोकेट मोहित फरगानी साहब। शुक्रिया बहुत बहुत। सबसे पहला हमारा सवाल यही है, समाजवादी की पुश्तैनी सीट लोग कहते हैं कि समाजवादी ही आती रही और आएगी भी। आप आए हैं यहाँ पर, क्या विकास नहीं हुआ, मामला क्या है आखिर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो आपने लफ्ज़ लिया कि समाजवादी की पुश्तैनी सीट है, ये समाजवादी की पुश्तैनी सीट नहीं है। आप इस सीट का इतिहास उठा के देखेंगे तो 1985 से हमारे पीपलसाना के ही एक राजनीतिक परिवार है, उन्होंने इसकी नींव डाली थी। देहात जो ग्रामीण मुरादाबाद ग्रामीण सीट है उसमें 1985 से लगातार वो लोग 9 बार चुनाव लड़े, जिसमें 6 बार उन्होंने जीत की। तो अगर पुश्तैनी सीट मानी जाएगी तो वो पीपलसाना की सियासत की पुश्तैनी सीट मानी जाएगी, जहाँ तक मैं समझता हूँ। और देहात की, जो देहात के गांव लगते हैं, पीपलसाना, भोजपुर, ये दरादर के बराबर के गांव, तो ये उनकी पुश्तैनी सीट माननी चाहिए, ना कि समाजवादी की। हुआ क्या है कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, और पीछे मुसलमान जो था वो अखिलेश यादव में अपना लीडर तलाशता था, मुलायम सिंह यादव में। तो अब उसमें कैंडिडेट वो होने के बाद में जब मुस्लिम बहुल सीट थी, तो पिछली बार उन्होंने हाजी इकराम कुरैशी को सपा से उन्होंने जीत हासिल करा दी थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार 2017 में 2022 में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और फ़र्क यहाँ है कि 2017 में जब इनकी सरकार आई है, उसके बाद से योगी जी की सरकार में बहुत ज़्यादा फसादात हुए हैं और लोगों को परेशानियाँ हुई हैं, कोविड से और नोटबंदी से, GST से। ये सारी चीज़ें जो हैं, इनसे लोग बहुत परेशान थे, और सरकार ने ऐसे काम नहीं किए जो लोगों का फ़ायदा हो। उससे पहले 2012 से 17 तक अखिलेश यादव की सरकार थी। तो अखिलेश यादव की सरकार जब थी तो लोग उनसे बहुत त्रस्त हो गए थे। उनकी सरकार में मुसलमानों का बहुत ज़्यादा शोषण हुआ है, दलितों का शोषण हुआ। आप यकीन करें कि मुजफ्फरनगर के जब दंगे हुए थे तो मुसलमानों ने ना वोट दिया था, सारे मुसलमानों ने। मुजफ्फरनगर के दंगे हुए तो वो सैफई में अपने यहाँ, उनके यहाँ एक प्रोग्राम चलता है, वो अपने यहाँ प्रोग्राम देख रहे थे। लोगों ने कहा कि ऐसा ऐसा है, लेकिन वो उनके यहाँ निरंतर वो प्रोग्राम चलता रहा। वो डांस वांस जो भी था वो अपना देख रहे थे। अब इस दौरान 2017 के बाद से जब इनकी सरकार आई है, तो इस दौरान CA का आंदोलन था। CA का आंदोलन हमारी ही मजलिस के लोग थे जिन्होंने ईदगाह पे आंदोलन करा शाहीन बाग के बाद में, और 55 दिन तक वो आंदोलन चला, जिसमें हमारे महानगर अध्यक्ष थे, उन्होंने नेतृत्व किया था, वकील रशीद, जो अब प्रत्याशी हैं नगर से। तमाम लोग थे हमारी पार्टी के। जब लोग इन जनप्रतिनिधियों के पास पहुँचे, जो कथित तौर पे मुसलमानों के मसीहा कहे जाते हैं, अखिलेश यादव उनके जनप्रतिनिधि थे, चाहे वो सांसद जी हों या वर्तमान विधायक हों, इन लोगों ने बिल्कुल भी साथ नहीं दिया। इन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि प्रशासन हम पे मुकदमा लिख देगा। ये वो लोग गए थे जो इसमें देखे भाई इसमें धरना हो। तो बाद में ये लोग और पार्टियों के पास गए, लेकिन सब ने हाथ खड़े कर दिए। उस दौरान मजलिस के लोग खड़े हुए, जिसमें हम भी मशवरे में शामिल थे, वकी भी थे, एहतशाम मंसूरी, ज़कीर आइनी, चांद खां, आसिफ चौधरी, तमाम लोग थे इस मशवरे में शामिल। और उन्होंने जो है एक मुहिम चलाई, जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक कानून बन रहा था धर्म के आधार पर, जो भारतीय संविधान को तार तार कर दिया उस कानून ने पास होने में,
क्योंकि धर्म के आधार पे आप कोई भी फैसला नहीं कर सकते। संविधान हमें, क्योंकि आज़ाद मुल्क है तो धार्मिक आज़ादी है हर किसी को, तो समानता के अधिकार का उल्लंघन हुआ उस कानून से, और वो कानून सदन में पारित हो गया क्योंकि बहुमत था, मिलजुल के सबने कर दिया। उसके बाद उसकी मुखालफत हुई, मुखालफत में ये लोग नहीं थे। तो मुसलमान मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं इस बात से भी नाराज़ है। शरीयत में मुदाखलत हुई, इन लोगों में से कोई नहीं बोला। अगर कोई बोला तो वो मेरे नकीब मिल्लत, मेरे सदर, मरकज़ी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बोले, और उन्हें पूरी दुनिया ने सुना, युवाओं ने सुना, बूढ़ों ने सुना, जवानों ने सुना। मुझे पूरी उम्मीद है कि लोग उनसे मुतासिर होंगे। प्रत्याशी बेशक मैं ज़रूर हूँ, लेकिन लड़ ओवैसी साहब रहे हैं। अगर मुझे वोट देंगे तो ओवैसी साहब के हाथ मजबूत होंगे। और मैं यही कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि मजलिस को कामयाब बनाएं जहाँ जहाँ होंगे। मजलिस के गूंगे और बहरे विधायक नहीं हैं, ग़ुलाम नहीं हैं। जब मजलिस का विधायक खड़ा होगा तो आपके हक व हुकूक की आवाज़ सदन में गूंजेगी और आपके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। इसी मुद्दे को लेकर मैं चुनाव में हूँ, और बाकी जनता जो फैसला करेगी हम मंजूर करेंगे। आप कह रहे हैं कि वोट करें, सपोर्ट करें। आपकी पार्टी पर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगता हुआ आता है कि वोट काटेंगे। वो वोट काटने से मतलब ये होता है कि अगर ये खड़े हो रहे हैं, जहाँ 20,000 वोट है तो वो 3 जगह बढ़ जाएंगे, तो मतलब कि किसी और पार्टी को फ़ायदा हो जाएगा। ऐसा लोग, आपकी कौम के ज़्यादातर लोग कहते हैं। देखिए, अभी ये चुनाव है, इसमें तो हर तरीके की बात कहते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि वोट काटते हैं, ये है वो है, तो हो सकता है कि वो कहीं उनसे कहीं फंडिंग हो गई हो उन्हें, या कुछ हो। इस तरीके की बातें आजकल बहुत चल रही हैं। दोनों प्रत्याशी पूंजीपति हैं और वो पूंजी अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोगों को जा रहे हैं। लेकिन जनता, मैं समझता हूँ कि दलालों के कहने से या किसी के कहने से वोट नहीं करती है। जनता का अपना मिजाज है और वो इस मिजाज को समझ चुकी है कि कौन हमारे काम आएगा, कौन नहीं आएगा। मैं जनता के बीच से आया हूँ, ऐसा कोई ख़ास वो भी नहीं हूँ, बस अपनी प्रैक्टिस करता हूँ, ईमानदारी के साथ रोज़ी रोटी कमाता हूँ। तो मुझे उम्मीद है जनता मुझे वोट देगी। और रही बात बी टीम की और वोट काटने की, तो लोकतंत्र है, सबका अधिकार है। MIM भी राजनीतिक पार्टी है, हमारा भी अधिकार है। भाई, हम किसके वोट काटेंगे? अब किसी के, ऐसा तो है नहीं कि साहब किसी के नाम में रजिस्टर्ड हो गए हों वोट या किसी की मिल्कियत हो। वोट तो जो पार्टी खड़ी है, जो जिसे देगा उसका होगा, तो हम काटेंगे किसके? और जो लोग दावा कर रहे हैं मुसलमानों के वोटों का, यही तो इल्ज़ाम लगाते हैं कि भाई मुस्लिमों को वोट काट रहे हैं, पोलराइजेशन हो जाएगा, ये वो। तो भाई उनकी कौन सी मिल्कियत है? भाई हमारी पार्टी मजलिस है, लोकतंत्र है, चुनाव लड़ रही है, जिसका चाहे दिल करे वोट दें। तो हम क्या वोट काटेंगे? हम तो अपनी जीतने के लिए लड़ रहे हैं। हमारे जीतने से किसी पे कोई फ़र्क पड़ता हो तो हमें इससे कोई नहीं है। हम तो अपने हुकूकों की बात कर रहे हैं, हमारा अधिकार है लड़ना, हम लड़ लें। अच्छा, आपका अधिकार है लड़ना, आप भारत निर्वाचन आयोग में आप रजिस्टर्ड है, आपका ये कहना है। जी। लेकिन मसला ये है, आपने कहा कि 2019 के अंदर जो CA का बिल जो बन रहा था, आपके जो सदर हैं असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने खुली मुखालफत की थी। लेकिन जिससे आपका गठबंधन है तेलंगाना के अंदर TRS से, जब 3 तलाक पर कानून बन रहा था, तब उन TRS के सांसद ने ही उसका सपोर्ट किया था, उस बिल का। देखिए, कहाँ मुस्लिम रहनुमाई कहाँ थी? देखिए, उनसे शिकायत की गई थी, और हर राजनीतिक पार्टी का अपना विचार होता है, उनके अपने विचार उन्होंने लगा होगा, ठीक है भाई चलिए। क्योंकि उसकी जो प्लानिंग और प्रोपेगेंडा था 3 तलाक के कानून का, वो ये था कि मुस्लिम औरतों का बहुत ज़्यादा शोषण है और ये है और वो है। आदमी का जहन हो सकता आ गई उनके दिमाग में, या हो सकता साम दाम दंड भेद करके, भाई जो सत्ताधारी पार्टी है, आप जानते हैं उनके पास सारे मसले हैं, सारा साम दाम दंड भेद है। हो सकता है किसी तरीके से उस MP को तोड़ लिया हो। बैरिस्टर साहब ने ये बात रखी है और उसका निदान भी हुआ है। वहाँ जो पार्टी है वो हम लोगों का गठबंधन है। गठबंधन में भाई कई समझौते होते हैं, किसी बात पर नहीं होते हैं, हर चीज़ है, लेकिन सारे मसले हैं। और शरीयत पर हमने तो मुदाखलत की, हमारा अधिकार था, हमने की है, और हम इस पर लड़ रहे हैं चुनाव। चलिए, हम ज़्यादा दूर नहीं जाते, हम विधानसभा 27 पर ही बात करते हैं। आपकी विधानसभा के लोग आपको, मतलब AIMIM को ही वोट क्यों करें? देखिए, जितने कैंडिडेट हैं, आप एक बार उनका बायोडाटा उठा लें और उनमें सब में मेरा कंपैरिजन करा लें। अगर मैं बेहतर हूँ तो मैं उम्मीद करता हूँ जनता मुझे वोट देगी। मैं 2-4 बातें गिना दूँ। देखिए, ना तो मैं पूंजीपति हूँ, ना मैं व्यापारी हूँ, ना मैं गौ माता का व्यापार करता हूँ, ना मेरे ऊपर गौ माता के व्यापार के काउ स्लॉटरिंग के मुकदमे हैं, ना मैं दबंग हूँ, ना मेरे पास धोखाधड़ी के मुकदमे हैं। पेशे से अधिवक्ता हूँ। पूरा देहात, पूरा इलाका और हमारी पूरी विधानसभा जानती है कि मैं ईमानदार आदमी हूँ। सच्चाई के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ अपने पेशे में हूँ और अपना पेशा करता हूँ। चुनाव के दौरान भी अपने पेशे में हूँ। 1 से 2 घंटा मैं अपने ऑफिस का काम करता हूँ ताकि अपने बच्चों का पेट पाल सकूँ। खाली मैं इसी उस पर डिपेंड नहीं हूँ। जनता ने मुझसे कहा कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए, मैं जनता के उससे आया हूँ और चंदे से चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं अपने पास ना तो मेरा इतना वो है, और चंदे से जनता खड़ा कर रही है मुझे, मैं उनके साथ हूँ
और रही बात ये पूंजीपति लोग हैं, ये खुद लड़ रहे हैं, खुद वो है जो पूंजीपति है उसका क्या होगा। और मुझे पूरी उम्मीद है इन लोगों के, आप एफिडेविट हलफनामे देखने, कोई 8वां पास है, कोई 9वां पास है। मैं एमए LLB हूँ जामिया मिलिया इस्लामी यूनिवर्सिटी से, दिल्ली, जो एक भारत की माइनाज यूनिवर्सिटी है और टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में उसका नंबर है। वहाँ से मैं शिक्षित हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि जनता शिक्षित को चुनेगी और जो समझदार हो उनके मुद्दे उठा सकता हो। भाई विधानसभा कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो विधायक बन जाते हैं, उन्हें ये भी पता ना होता कि मुद्दे कहाँ से उठेंगे। और माशाल्लाह मेरे साथ पूरी टीम है, मेरी टीम इतनी सक्षम है कि हम बिना विधायक के और बिना सत्ता के आप जहाँ चाहें हमें खड़ा कर दें, हम अपने मुद्दे उठा सकते हैं और अपनी मांग मनवा भी सकते हैं। इतनी हम लोगों ने, भाई हमें कानून की जानकारी है, हमें अपने अधिकारों का पता है कि हमारे अधिकार क्या हैं, अधिकारी से कैसे बात करनी है ये हम जानते हैं, और अधिकारी से कैसे काम कराया जा सकता है वो भी हम जानते हैं। मैं आपका हमारी टीम के काम गिना दूं। देखिए अभी तो हम कुछ भी नहीं थे, ना हमारा चुनाव का इरादा था, खाली जिला अध्यक्ष थे। ये रोड जो आप आए होगे काशीपुर से रामपुर दुराए से पीपल्स आना तक, इस रोड की हालत आपने देखी होगी और ये भी देखा होगा कि जगह जगह उसकी मरम्मत भी हो रही है। तो वो हमारी टीम के ही हमारे ज़िला महासचिव थे फ़हीम बेग साहब, तजम्मुल हुसैन साहब, सलमान अक्कावी हैं वो थे, सलमान मुग़ल साहब। ये लोग लखनऊ गए, इन्होंने उसकी एप्लीकेशन लगाई, वहाँ से उसमें एक फ़ंड रिलीज़ हुआ उसके मेंटेनेंस के लिए, इन्होंने शिकायत की। तो हमारी पूरी टीम जो है करती है, हम लोग एक यूनाइट होकर एज अ टीम काम करते हैं। मैं अकेला नहीं हूँ, पूरी टीम है मेरे पीछे। और हम अगर आपको विधानसभा 27 के लोग, मतलब आपकी विधानसभा के लोग चुन करके विधानसभा भेजते हैं, तो आप अपनी विधानसभा के लोगों के लिए ऐसे 5 काम जो अब तक नहीं हो पाए हैं वो क्या करवाएंगे? देखिए सबसे पहला मेरा प्रयास है कि मैं अपने क्षेत्र में एक अस्पताल का बनवाऊं, वो चाहे विधानसभा में चुनने के बाद बनवा दूं या मैं अपने उसके लिए मुझे चाहे भीख मांगनी पड़े। मेरा सबसे पहला टारगेट है जिसमें सस्ती दरों पे लोगों का इलाज हो सके। मैंने देखा है कोविड के टाइम पे लोग बहुत परेशान थे रिक्शों में, और उसमें ऑक्सीजन के लिए लोग तरसे, लोगों की मौत हो गई। हमारे करीबियों की कोई घर ऐसा नहीं था जिसकी मौत न हो। तो ये मुझे इसकी कमी उस टाइम बड़ी महसूस हुई है, और मैं चाहता हूँ कि मेरे भोजपुर पीपल्स थाना या हमारी देहात की जो विधानसभा है उसमें एक अस्पताल ऐसा हो, जो मेडिकल कॉलेज हो, अब वो गवर्नमेंट का हो या हम लोग अपने हिसाब से कर लें। उसके लिए हम मेहनत करेंगे, चाहे विधानसभा हम जीतें या ना जीतें, ये हमारा मकसद है। एक पहला काम तो ये हुआ। दूसरा है कि हम अपने क्षेत्र में बढ़िया कोई यूनिवर्सिटी स्थापित करवा पाएँ। देखिए आप भी जानते हैं कि हमारे यहाँ मुरादाबाद में पूरे मंडल में कोई सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं है, 2 यूनिवर्सिटियाँ हैं प्राइवेट। तो दूसरा काम शिक्षा को लेकर है। तीसरा जो ये रोड की स्थिति ख़राब है, रोड पे काम हो जाए। चौथा है कि कोई रोज़गार का ऐसा साधन हो, कोई फैक्ट्री हो या कुछ हो जिसमें लोगों को आसानी से रोज़गार मिल सके। पाँचवा है कि जो महिलाओं की स्थिति है उन्हें कोई हम ऐसा काम करा दें, जैसे सिलाई का सेंटर है, कढ़ाई का सेंटर है, कुछ NGOs वगैरह ऐसे कर दें कि जो उससे उनके घर के अलावा भी उन्हें कुछ आमदनी हो जा। और छठा काम ये है, मैं 6-7 गिनवा दूँ, आप तो 5 ही पूछ रहे हो। छठा काम